गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को उसके लिमिटेशंस के साथ। तो बच्चों, उसकी लिमिटेशन जो हमारे पास में थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। देखिएगा, सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करता हूं तो ये थ्योरी वाज गिवन बाय दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एच बैथे एंड वॉन ब्लैक ऑर्गन in 1952। ये थ्योरी बेसिकली आपको दी गई थी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड जो है वो किस तरह से आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोई भी अदर टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करके कैसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। सो बेसिकली दिस थ्योरी इज ऑल्सो फॉर एप्लीकेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए सीएपी थ्योरी के क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स थे, उन पोस्टुलेट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा बेसिकली है वो सीएफटी थ्योरी के बेसिक्स पर रहेगा, कि सीएफटी थ्योरी जो है उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या रहेंगे और किस तरह से उसे हम ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कंपाउंड में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी ये है सिंपली कि आपके पास में इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं, जिससे आपको ये थ्योरी समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ CFT। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पास में है, थोड़ी टिपिकल भी पड़ती है बिकॉज थोड़ी इतनी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है थ्योरी, लेकिन फिर भी यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो आपको बहुत इजी गोइंग अंडरस्टैंड समझ में आनी चाहिए आपको। तो स्टार्ट करें सबसे पहले नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ ligands which are surrounded metal ion produce electric field, and this electric field influence directly orbitals of metal। देखिए क्या कहा हमने, पोस्टुलेट नंबर 1 में जो हमने कहा वो ये कहा कि जो हमारे पास में मेटल आयन होते हैं, ठीक है, वी नो दैट ऑलरेडी कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपके इंटरैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयंस। ठीक है, जहां पर मेटल आयन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसके साथ में लिगेंड इजीली इंटरैक्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने या कोई अदर बॉन्ड बने, क्योंकि हर थ्योरी के अपने अपने पोस्टुलेट्स होते हैं, वो देखेंगे हम यहां पर। देखिए, सो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास जो आ रहा है वो क्या रहा है कि जो मेटल आयंस होते हैं उसके सराउंडिंग आपके क्या होते हैं, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसके सराउंडेड आपके लिगेंड्स होते हैं वो जैसे ही आपके मेटल आयंस पे अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो उनकी अप्रोचिंग से या उनके इंटरैक्शन से यहां पर आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अराउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो आपके मेटल आयंस जो होते हैं उनके ऑर्बिटल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस किस टाइप का है, कैसा है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आगे समझिए कि मेटल आयन के चारों तरफ आपके जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड, वो लिगेंड्स यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से या वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट हुआ वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मेटल के ऑर्बिटल्स को। नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पर आपके पास आता है वो आता है ये कि द
interaction between metal ion and ligand is purely electrostatic, means the bond between metal ion and ligands is 100% आयोनिक। देखिए क्या कहा इन्होंने, जैसा कि हमने वीबीडी थ्योरी में डिस्कस किया था कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है आपका, वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दैट मीन्स वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था जो कि टाइप था आपका कोवलेंट का। लेकिन यहां पर ये थ्योरी आपसे ये कहती है कि जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शंस होगा वो 100% आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो किस तरह के होंगे, 100% आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये इस थ्योरी की पोस्टुलेट है। अब देखिए वो किस तरह से होता है, ये आपको समझ में आएगा पोस्टुलेट नंबर 3 से, जो इसने कहा क्या, ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड मेटल आयन, metal ions, all type of ligands and metals ions are considered as point charge। क्या कहा इन्होंने कि जो भी हमारे पास में लिगेंड होंगे एंड मेटल आयन होंगे उन सभी को इस थ्योरी ने कंसिडर किया है एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। अब देखिए, अब आपको नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पोस्टुलेट जो होंगे एक साथ क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। किस तरह, देखिए जैसे कि इसने कहा कि मेटल आयन जो होंगे उन्हें इन्होंने कंसिडर किया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया मेटल आयन को। जबकि बात करेगा किसकी, लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स यहां पे आपके पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका नेगेटिव चार्ज, जिसे इसने कंसिडर किया नेगेटिव पॉइंट चार्ज। क्या माना, नेगेटिव लिगेंड जो होंगे वो आपके नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किए जाएंगे, जबकि जो आपके पास होंगे न्यूट्रल, क्या होंगे, न्यूट्रल, उन्हें इन्होंने कंसिडर किया क्या, डाइपोल। क्या कंसिडर कर दिया, डाइपोल। तो सिंपली हमारे पास जो आपका पोस्टुलेट नंबर 3 है वो क्या बन रहा है कि जितने भी आपके पास लिगेंड्स होंगे एंड मेटल आयन होंगे उनको इन्होंने क्या कंसिडर कर लिया है, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया है। अब ऑब्वियसली मेटल पे चार्ज कैसा प्रेजेंट होता है आपका, पॉजिटिव, तो मेटल आयन को तो इन्होंने क्या माना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया। जबकि लिगेंड आपके पास में दो तरह के यहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं, दैट इज नेगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो नेगेटिव लिगेंड को तो उन्होंने कंसिडर कर लिया क्या, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जबकि न्यूट्रल लिगेंड को कंसिडर कर लिया इन्होंने क्या, डायपोल स्पीसीज। क्या कंसिडर कर ली, डायपोल स्पीसीज। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं सब चीजें किस तरह से, देखिएगा। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कोई मेटल आयन है और मेटल आयन को उन्होंने कंसिडर किया है पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिटल्स है आपके पास में, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल्स में, बाकी इन्होंने इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, कौन सा, पॉजिटिव। अब इसके अराउंड आपको पता है लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लिगेंड्स। ठीक है, जब इसके अराउंड लिगेंड्स प्रेजेंट है तो लिगेंड्स आपके पास 2 टाइप्स के हैं, या तो वो है नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, इसे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इन दोनों के बीच में जिस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड होगा। कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये थ्योरी आपसे यही कहती है कि जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल के उन ऑर्बिटल्स को जो कैसा आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इनके बीच में जिस तरह की बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और मेटल आयन के बीच में इस तरह के इंटरेक्शन से आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, और वो किसको अफेक्ट करता है, सीधे इसके ऑर्बिटल्स को। यानी कि एक तरह से ये हो रहा है कि लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर या डोनेट करता है मेटल के पॉजिटिव चार्ज आयन को, और वहां उसके साथ में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बट जब लिगेंड कैसा हो, न्यूट्रल। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड का HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल।
तो वाटर मॉलिक्यूल को इन्होंने कंसिडर कैसा किया है, डायपोल स्पीसीज। कहा है कि ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव होगा जबकि H पे चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। तो जब आपके पास इस तरह की डायपोलर स्पीसीज बनती है, डायपोल स्पीसीज बनती है, तो उस डायपोल का नेगेटिवली पार्ट जो होगा वो नेगेटिव पार्ट आपका इंटरेक्शन करेगा मेटल के आयन के साथ या मेटल के पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के साथ में, और यहां पे क्या बनाएगा, आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है आपको यहां पर एक चीज क्या, कि जब भी अपन बात करते हैं CFT थ्योरी की, तो CFT थ्योरी आपसे ये कहती है कि जब भी आपका लिगेंड जो आपका अराउंड है किसके, मेटल आयन के, जब उस पर अप्रोच करता है, उससे इंटरेक्शन करता है, तो उस इंटरेक्शन में हमने कंसिडर किया कि मेटल आयन जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किए जाते हैं, जबकि लिगेंड्स जो होते हैं उनमें अगर नेगेटिव लिगेंड है तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जबकि न्यूट्रल लिगेंड आपका डायपोल स्पीसीज कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे O को नेगेटिव कंसिडर किया गया, H को प्लस आयन, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में नेगेटिव जो आपका पॉइंट चार्ज है, यानी न्यूट्रल स्पीसीज में जो नेगेटिव टर्मिनल पार्ट है या नेगेटिव पार्ट है, वो आपका मेटल आयन के पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इंटरेक्ट करता है, उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ पे इसके साथ में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो थ्योरी आपसे यही कहती है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो इंटरेक्शन प्योरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड्स के बीच, वो प्योरली आपका 100% आयोनिक होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी बॉन्ड आपका 100% ना तो आयोनिक होता है ना ही कोवलेंट होता है। दैट मीन्स ये जो थ्योरीज की है या ये जो पोस्टुलेट आपका बना है, ये जाएगा इसकी लिमिटेशंस में लेटर ऑन। समझ आया आपको, ठीक है। बट फिलहाल तो हम इसकी पोस्टुलेट समझने की थ्योरी आपसे क्या कहती है। तो थ्योरी आपसे ये सब चीजें कहती है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हो गया। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फोर्थ पोस्टुलेट्स को। देखिए, अब जो हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 4 है वो आपसे ये कहता है, ऑल d orbitals of metal having same energy are known as degenerate orbitals। ठीक है, किसी भी मेटल आयन के पास में प्रेजेंट सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, तो उन सभी ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा हम बेसिक्स बातें सीखेंगे। क्या कि जितने भी आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं टोटल, वो आपके पास होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। एक होता है आपके पास में डी एक्स वाई, एक होता है वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जो कि आपके बनते हैं एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, अगर हम ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं और ये सभी की एनर्जी अगर कैसी है, सिमिलर है, यानी कि ना तो किसी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है ना किसी की लो है, सभी ऑर्बिटल्स अगर आपके सेम एनर्जी के हैं तो इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके पास में 5 ऑर्बिटल बनते कैसे हैं डी की। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट आपका ऑर्बिटल बनेगा दैट इज एक्स वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे आपके पास बनेगा। एक्स पे बनेगा डबल लोब्स एंड डबल लोब फॉर्म्स होंगी आपकी वाई पर। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब जो आपके पास में डी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है आपके पास दैट इज डबल डम्बल शेप होती है। डबल डम्बल का मतलब यहां पे आपके पास में टोटल 2 लॉब्स बनते हैं और एक लॉब बनेगा आपका एक्स एक्सिस पे बनेगा और एक लॉब आपके पास बनेगा किस पे, वाई एक्सिस पे, यानी कि 2 लॉब्स बनेंगे, यानी कि 1 डम्बल एंड सेकंड डम्बल बनेगा आपका वाई एक्सिस पे। तो बनेगा डबल डम्बल शेप एक्स एंड वाई एक्सिस पे। अब सेकंड आप इजिली बना सकते हो, सेकंड क्या आपका वाई एंड जेड पर, तो वाई आपका यहां पे बन जाएगा, जेड आपका यहां पे बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में एक्स जेड। ठीक है,
x यहां बन रहा है आपके पास में और z यहां बन रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके पास में ये 3 जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, दैट ऑर्बिटल्स आर नोन एज T2G सेट। इन्हें बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, यानी कि ऑल 5 ऑर्बिटल्स में से ये 3 ऑर्बिटल्स ऑलवेज आपके सेम एनर्जी के होते हैं, ठीक है ना। यानी इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, आपकी सेम होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है यहाँ पे, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा गया है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर आपने देखा होगा बड़े ध्यान से कि यहाँ पे लॉब्स या डंबल शेप जो बन रही है वो बन रही है आपकी इन बिटवीन द एक्सिस। कहां बन रही है, इन बिटवीन द एक्सिस, यानी इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, दीज 3 ऑर्बिटल्स लाइज बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये वो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो आपके लाइज करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। अब आपके पास 2 ऑर्बिटल्स और रह गए हैं, दैट इज dx² y² एंड dz²। ये दोनों ऑर्बिटल जो बनेंगे आपके पास वो बनेंगे कुछ इस तरह से, एक्सिस आपने ली है x, एक्सिस आपने ली है y। तो यहां पर देखिए x एंड y पे, तो एक लोब बनेगा आपका x पे और सेकंड लोब भी बनेगा आपका x पर, दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका y पर एक लोब और दूसरा लोब भी बनेगा y पर। अब देखिए ये जो लॉब्स का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, डबल डंबल शेप का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है x एंड y दोनों एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब यहां पे बनेगा आपका कौन सा, z वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाली मान लीजिए आपकी z है, ये वाली आपकी x है, ये y एक्सिस पे है, तो z पे बनेगा, तो z पे आपके पास में बनेगा डंबल शेप और उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं आपके, इन सेट को हम बोलते हैं ईजी सेट। क्या बोलते हैं, ईजी सेट, जबकि इसे क्या बोलते हैं, T2G सेट। यानी टोटल 5 ऑर्बिटल्स में से अगर आप देखेंगे तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलवेज सेम रहेगी, तो इन्हें कहेंगे ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जबकि इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, ईजी सेट, ठीक है। अब देखिए 2 सेट में आपने यहां पे डिवाइड कर लिया, T2G एंड EG में। किस तरह से किया, बिकॉज यहाँ पे ये तीनों ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है तब जब आपके डबल डंबल शेप या लॉब्स होते हैं वो लाइज करते हैं आपके बिटवीन द एक्सिस, जबकि यहां पर देखिए अलोंग द एक्सिस आपके लाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहां पर क्या कह रहे हैं, दीज 2 ऑर्बिटल्स लाइज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। क्या हो रहा है, ये आपके 2 सेट यानी कि ईजी सेट में प्रेजेंट दोनों ऑर्बिटल्स होंगे dx² y² एंड dz²। देखिए इनके लॉब्स जो है वो आपके एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, दीज ऑर्बिटल सेट्स आर लाइज अलोंग द एक्सिस। और जो अलोंग द एक्सिस पे आपका लाइज कर रहा है उसे हमने अलग से सेपरेट कर दिया है ईजी सेट में, जबकि इसको अलग से सेपरेट कर दिया हमने T2G सेट्स के अंदर। तो आपके पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हमने 2 सेट में डिवाइड कर लिया है, T2G सेट एंड EG सेट्स के अंदर, ठीक है। जिनमें से आपके तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो लाइज करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और ये EG सेट जो होगा उसमें आपके ऑर्बिटल लाइज करते हैं अलोंग द एक्सिस। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हमने इन्हें 2 सेट में डिवाइड क्यों किया है या किस तरह से ये आपके स्प्लिट हो पाते हैं। चलिए हो गया, चलिए अब देखते हैं फटाफट से किस तरह से ये आपका ऐसा होगा। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5 जो बनेगा वो क्या बनेगा, लिखिएगा, इफ ligand approaches towards orbitals, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, यहां पे d ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, then repulsive forces arises between the valence electron of metal ion and electron pair present on
ligands by which d orbitals loses their degeneracy and split into the two sets. ठीक है, नंबर 6 देखिएगा आप ध्यान से। जब भी आपके रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, यू कैन से कि एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, वहीं पर अगर आपके पास में अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करते हैं बिटवीन मेटल आयंस एंड लिगेंड्स, तो वहां पर आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है। चलिए, अब पोस्टुलेट नंबर 5 एंड 6 को हम बड़े ध्यान से समझेंगे, एक्सप्लेन करने वाले। देखिए किस तरह से मैं क्या कह रहा हूं आपसे, समझिएगा। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे मेटल आयन है जिसपे आपके ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल्स के अंदर वैलेंस शेल में आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कुछ ऑर्बिटल्स आपके वैकेंट भी होंगे, लेकिन इनकी वैलेंस शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझने की ट्राई हमने यहाँ पे की कि मेटल्स की वैलेंस शेल में आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इन मेटल्स पे कौन अप्रोच कर रहा है बच्चों, जो इसके सराउंडेड में प्रेजेंट लिगेंड्स वो। अब लिगेंड्स वो होंगे जिनके पास में या तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, यानी कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा, या फिर अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो वो डाइपोल होगा। वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर भी आप किसी पर्टिकुलर एक दोनों एटम पर आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे ही लिगेंड यहां पर मेटल आयन के साथ में अप्रोच करते हैं, देखिएगा अप्रोच करते टाइम पर यहां पे क्या हुआ, लिगेंड जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और मेटल की वैलेंस शेल जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो सिंपली हमें समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं उनमें मेटल आयन की जो वैलेंस शेल है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और लिगेंड जो इसके ऊपर अप्रोच कर रहा है उस लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, रिपल्शन, बिकॉज दे कंटेन लाइक चार्जेस। इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब जब रिपल्शन होगा, यानी कि आपके मेटल आयन और लिगेंड के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होते ही वहां पर डी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी है वो लूज हो जाएगी, और वो आपके स्प्लिट हो जाएंगे टू सेट्स के अंदर। दैट टू सेट्स आर T2G सेट एंड EG सेट। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, कि मान लीजिए आपके पास में वैकेंट आपके पास में मेटल के पास में क्या, आपके पास में डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और इन सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो कैसी है, आपकी सेम है। डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5D ऑर्बिटल्स आपके पास में, 5D ऑर्बिटल्स। इन 5D ऑर्बिटल्स की वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से जैसे ही अप्रोच करता है लिगेंड, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, तो ये आपका टू पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, दैट इज EG सेट एंड T2G सेट। मैंने कहा था ये आपके ट्रिपली डिजनरेट होते हैं, यानी कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी और EG वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास यहां डी ऑर्बिटल्स हैं और इन पे जैसे ही लिगेंड आपका अप्रोच करता है तो लिगेंड पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और ये आपका अगेन टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज EG एंड T2G सेट।
कहने का मतलब ये है कि जो अप्रोचिंग लिगेंड है, ठीक है, जो लिगेंड आपका मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स पे और उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे अप्रोच करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। अब वो अप्रोच जो होता है लिगेंड का, वो अगर आपके ईजी ऑर्बिटल्स पे होता है, यानी उन ऑर्बिटल्स के सीधे सीधे लाइज करता है अप्रोच, ठीक है, जो आपके अलोंग द एक्सिस लाइज करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑर्बिटल्स आपके मोर रिपल्शन फील करेंगे, इसलिए ये आपके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स पे चले जाएंगे। जबकि T2G के ऑर्बिटल्स आपके लो रिपल्शन फोर्स फील करते हैं तो वो आपके नीचे की तरफ लाइज करेंगे, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब लिगेंड आपका अप्रोच करे मेटल आयन के ऑर्बिटल्स पर, तो वो अप्रोच करे सीधे सीधे उन ऑर्बिटल्स पे जो आपके अलोंग द इन बिटवीन द एक्सिस लाइज करते हैं। कौन से वाले हैं? T2G। आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि 5d ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके इन बिटवीन द एक्सिस, जो कौन से होंगे? T2G के, और ट्रिपली डिजेनरेट जो होंगे, और 2 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके dx² y² एंड z² जो होते हैं आपके अलोंग द एक्सिस लाइज करते हैं। ये 2 सेट हमने पहले बना चुके थे। अब जो लिगेंड आपका अप्रोच कर रहा है मेटल आयंस पर, समझिएगा इस बात को, तो वो लिगेंड की जो अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग साइड जो है, ठीक है ना, वो कौन से ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रहेगी? अगर ईजी ऑर्बिटल्स पे मोर है तो ईजी ऑर्बिटल्स आपके मोर रिपल्शन फील करेंगे, इसलिए ये आपके हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाएंगे। ऑब्वियसली ये बात आपको समझ में आती होगी कि मान लीजिए मेरे पास में क्या है, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेट, 2 ऑर्बिटल्स आपके कौन से ईजी वाले हैं। लिगेंड अगर आपका अप्रोच कर रहा है इस साइड से, तो अगर लिगेंड मान लीजिए अप्रोच करता है दिस साइड से, तो इसका मतलब T2G वाले ऑर्बिटल्स को ये मोर रिपेल करेगा, इसलिए ये दूर चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके T2G के ऑर्बिटल्स कहाँ गए? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, और ईजी के आपके रह गए लो, बिकॉज ये लो रिपल्शन फील करते हैं। बट अगर लिगेंड की अप्रोच साइड ये वाली हुई तो ये वाले ऑर्बिटल्स आपके मोर रिपल्शन फील करेंगे, बिकॉज इनमें प्रेजेंट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच मोर रिपल्शन होगा, तो ये वाले ऑर्बिटल्स आपके हायर एनर्जी में मूव कर जाएंगी। कौन से? ईजी वाले। तो ऑब्वियसली जब आपके पास में यहां पर क्या हुआ, 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है, पोस्टर नंबर 5 को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या हुआ, 5d ऑर्बिटल्स जहां पर इनकी एनर्जी अभी तक सेम है, तो इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन इन ऑर्बिटल्स पे अब आपका लिगेंड जब अप्रोच करता है तो लिगेंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और मेटल की वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने से क्या होगा कि ये आपकी जो इनकी डीजनरेसी होती है उसे लूज कर देते हैं और ये आपके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज T2G सेट एंड ईजी सेट्स। अब कौन सा सेट आपका हाई एनर्जी में जाएगा, कौन सा लो में जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। वो डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड जो है वो किन ऑर्बिटल्स पे डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो एक और चीज, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सिव वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज एंड एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब एक चीज और समझते हैं, यहां से यहां तक का जो टोटल डिफरेंस है एनर्जी का, क्या कह रहे हैं, ईजी सेट से T2G तक या T2G से ईजी सेट तक जो आपका टोटल एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, या उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? DQ से। कितने DQ से? 10 DQ से, ठीक है। चलिए अब फटाफट से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम 1-2 पोस्टुलेट और हमारा रह गया उसे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बच्चों, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखते हैं लिया आपका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो आपको क्या कहता है। देखिए सिंपली देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास में जो बनेगा वो क्या बनेगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड T2G सेट्स। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G and EG set is denoted by del और 10 DQ, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है यहां पर कि ये डिफरेंस जो एनर्जी का इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में या सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो आपका आ रहा है T2G सेट एंड EG सेट के बीच में, ये क्यों आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, दिस एनर्जी डिफरेंस
is arises due to different electrostatic field excreted by ligands on T2G and EG set। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं ये एनर्जी डिफरेंस जनरेट क्यों हुआ, बिकॉज यहां पर जो आपका लिगेंड होता है, मेटल आयन है जिसके पास में क्या प्रेजेंट आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इस पे आपका लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है जब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से क्या होगा, आप देखिए ऑब्वियसली लिगेंड यहां पर आपका मेटल आयन के साथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है, रिपल्शन फोर्स यहाँ पे हो रहा है आपका। तो जैसे ही यहां पर लिगेंड मेटल से अप्रोच करता है तो उसकी जो अप्रोचिंग है या उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आपका एक्सक्रीट हो रहा है बाय द लिगेंड्स, लिगेंड्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका एक्सक्रीट होता है मेटल आयन के ऑर्बिटल्स पर, वो किस ऑर्बिटल पर है, T2G पे ज्यादा है कि EG पे ज्यादा है, जिसपे ज्यादा होगा वो आपका मूव कर जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, अब हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करेगा और एक सेट ऑफ ऑर्बिटल आपका लो एनर्जी में रहेगा, तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जनरेट होगा ही होगा ना, समझ रहे हैं। तो जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स है वो आपका अराइजेस हो रहा है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक field which is excreted by the ligands on the metal orbitals। और metal orbitals आपके पास 5 है टोटल, 5 में से 3 हैं आपके T2G ट्रिपली डिजेनरेट एंड 2 हैं आपके EG। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एंड दिस एनर्जी जो आपकी एनर्जी यहां पर है, डिफरेंस एनर्जी है, वो क्या कहें, दिस एनर्जी इज नोन एज CFSE। क्या कहेंगे इसे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे इस एनर्जी डिफरेंस को जो आपका अराइजेस हो रहा है बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स बाय टोटल एक्सक्रीटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बाय द लिगेंड्स ऑन द मेटल ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब मेटल आयंस पे आपका लिगेंड अप्रोच करता है तो यहां पे आपका रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से मेटल जो के ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी डीजनरेसी लूज करते हैं, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन metal ion and ligands, metal ions and ligands, orbitals, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, d orbitals, loses their degeneracy and split into 2 sets। This splitting is known as crystal field splitting। इस तरह की स्प्लिटिंग को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पोस्टलेट नंबर क्या हो गया, आपका 7 हो गया है। तो बड़े आसान से लैंग्वेज में बड़े इजी कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं क्या, कि ऑलवेज आपके पास में, मैं वापस एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि किसी भी मेटल आयन और लिगेंड्स जो उसके सराउंडेड है उनके बीच में आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्फ्लुएंस होता है और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है सीधे सीधे मेटल्स के ऑर्बिटल्स को। कहानी कुछ भी नहीं है, कहानी बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे CFT थ्योरी की क्या है कि जो मेटल आयन होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके पास में वैकेंट होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज आयन। कुछ लिगेंड होते हैं जो आपके नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, फ्लोरीन, साइनाइड, इस तरह से। कुछ होते हैं आपके न्यूट्रल जिनको हमने कंसीडर किया था डाइपोल स्पीसीज।
तो डायपोल स्पीसीज का नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इंटरेक्ट करता है मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज आयन से, या फिर नेगेटिव का नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जब ये इनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है, कंप्लीटली आयोनिक होता है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब लिगेंड इस मेटल ऑर्बिटल्स पे अप्रोच करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे भी होंगे जिनके पास में वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन आपके लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहा है उसके पास है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वो एक्ट करता है। और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से बच्चों 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपनी वो अपनी डीजनरेसी जो होते हैं उसको लूज कर देते हैं। डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी होती है जब आपके सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम। देखो इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम है, ना तो कोई ऑर्बिटल आपका हाई एनर्जी में है, कोई नॉन लो एनर्जी में है। दैट मीन्स इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी अभी क्या है, सेम है। तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बट जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन के साथ में, तो मेटल आयन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, जिससे डी ऑर्बिटल्स अपनी डीजनरेसी को लूज कर देते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में। और वो 2 सेट्स मैंने आपको बताए थे भी, जब आपके बिटवीन द एक्सिस लॉब्स बनते हैं तो उन 3 ऑर्बिटल्स को तो हम बोलते हैं T2G सेट यानी कि ट्रिपल डीजनरेट, और 2 ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं अलोंग द एक्सिस dx² y² एंड dz², इन्हें हम बोलते हैं अलोंग द एक्सिस यानी कि EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 2 सेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे d ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके स्प्लिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT, ठीक है। अब जैसे ही दोनों ऑर्बिटल्स आपके ब्रेक हो जाएंगे तो ट्रिपली डीजनरेट या EG। अब ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड का अप्रोच मेटल आयन के कौन से ऑर्बिटल्स पे ज्यादा है या डायरेक्टली किस पर है। तो जिन ऑर्बिटल्स पर डायरेक्टली लिगेंड की अप्रोच होती है वो ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन जो होते हैं वो मोर रिपल्सन फील करते हैं। जो मोर रिपल्सन फील करेगा वो आपके चले जाएंगे ऊपर की ओर, जो लो रिपल्सन फील करते हैं वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। इट मे बी, देखो दोनों चीज पॉसिबल है। हो सकता है किसी केस में आपके ये ऑर्बिटल मोर रिपल्सन फील करे, हो सकता है किसी केस में ये वाले ऑर्बिटल मोर रिपल्सन फील करें। ये आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे CFT थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ही यहां पर आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो एक ऑर्बिटल सेट जो होता है वो आपका हाई एनर्जी में जाएगा, एक सेट ऑफ ऑर्बिटल आपका लो एनर्जी में रहेगा। दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो आपका एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम डेल या DQ से डिनोट करते हैं। DQ की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 10 DQ होती है, ठीक है। और ये एनर्जी डिफरेंस जो आपका अराइज होता है वो ऑब्वियसली कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड का जो अप्रोच है मेटल के ऊपर वो कौन से ऑर्बिटल्स पे है, T2G पे है या EG पे। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास में मेन पोस्टुलेट्स थे जो हम डिस्कस कर लिए हमने CFT थ्योरी के, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कंटिन्यू करेंगे हम CFT थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। वहां पे बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से लिगेंड जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स पे कौन से ऑर्बिटल्स पे डायरेक्टली अप्रोच करता है और टेट्राहेड्रल में कौन से ऑर्बिटल्स पे डायरेक्टली अप्रोच करता है। वहां पे स्प्लिटिंग जो बनेगी अपनी वो EG T2G बनेगी या T2G EG बनेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।